Assalamu alaikum everyone. In the previous lab we discussed about oscillator. Today again we are going to talk about oscillator in continuation with our previous lecture. In this tutorial we shall examine another technique for designing oscillator circuit in little bit more detail. Okay, let's start. Previous lecture में हमने ये तो देख लिया था कि oscillator कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। oscillator हमने देखा एक ऐसा सर्किट है जिसकी अपनी इनपुट कोई नहीं होती, वो सिर्फ VCC जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं पावर सप्लाई, वहीं से जब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो वो जो नॉइज़ जनरेट होता है सप्लाई की वजह से, वहीं से वो सिग्नल पिक करके ऑसिलेट करना शुरू करता है और आउटपुट के ऊपर हमें पीरियोडिक सिग्नल प्रोवाइड करता है। हमने ये भी बात की थी कि ऑसिलेटर की डिफरेंट किस टाइप्स हैं, तो उसको फर्दर आज डिटेल में देखते हैं कि इस टेबल को अगर हम देखें तो ये ऑसिलेटर टाइप्स जो है लीनियर और हार्मोनिक्स ऑसिलेटर है, नॉन लीनियर और रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो हमने जो स्टार्ट किया था वो लीनियर और हार्मोनिक ऑसिलेटर से स्टार्ट किया था। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो है वो स्क्वायर वेव टाइप आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, जबकि हमारी जो आउटपुट थी वो साइनोसाइडल थी। तो हमारा जो ब्लॉक है वो इस ब्लॉक के कंसर्निंग था। तो इसके अंदर फर्दर अगर हम देखें तो इसके अंदर फीडबैक ऑसिलेटर है, फीडबैक ऑसिलेटर और नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं ऑसिलेटर डिज़ाइन करने की। फीडबैक ऑसिलेटर हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो फीडबैक ऑसिलेटर था। तो फीडबैक ऑसिलेटर के अंदर अगर आप देखें तो LC ऑसिलेटर है, RC ऑसिलेटर और क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है RC ऑसिलेटर। LC ऑसिलेटर इंडक्टर और कैपेसिटर से बनाए जाते हैं, RC ऑसिलेटर रेजिस्टर और कैपेसिटर से, और क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है वो क्रिस्टल यूज़ करके क्रिस्टल ऑसिलेटर डिज़ाइन किया जाता है। तो हमारी जो मेन फोकस होगा डिस्कशन का वो होगा RC ऑसिलेटर, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, RC फेस ऑसिलेटर। तो RC फेस ऑसिलेटर एक तो हमने लास्ट जो डिस्कस किया था, उसके अलावा हम आज देखेंगे कि रेजिस्टर और कैपेसिटर से हम और किस किस्म का ऑसिलेटर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। RC ऑसिलेटर के अगर हम टाइप्स देखें, मेजर टाइप्स, तो RC ऑसिलेटर की दो मेजर टाइप्स हैं, वीन ब्रिज ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लैब में। तो आज की लैब का जो हमारा टॉपिक है वो है वीन ब्रिज ऑसिलेटर। इस लैब में हम देखेंगे कि वीन ब्रिज ऑसिलेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और कैसे हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और वीन ब्रिज ऑसिलेटर दोनों फीडबैक ऑसिलेटर की फैमिली से तल्लक है इन दोनों का। तो फीडबैक क्या मतलब है कि ये जो ऑसिलेटर डिज़ाइन किए जाते हैं इनमें एम्पलीफायर के आउटपुट का कुछ पोर्शन जो है वो फीडबैक करके वापस एम्पलीफायर को इनपुट दिया जाता है। तो ये जो टेक्निक है ये कहलाती है फीडबैक टेक्निक। तो ये एक यूजिंग दिस टेक्निक जो ऑसिलेटर हम डिज़ाइन किए करते हैं उसको हम कहते हैं फीडबैक ऑसिलेटर। फीडबैक ऑसिलेटर में हम पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो फीडबैक ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक जो हम अप्लाई करते हैं तो उसमें लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि अगर हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, जैसे कि यहाँ पे यही पिक्चर हमने लास्ट टाइम भी देखी थी कि अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो इसकी आउटपुट जो है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी इनपुट के इटसेल्फ। ये 180 डिग्री जो है वो इन्वर्ट कर देता है सिग्नल को। तो अब ये सिग्नल जब फीडबैक होगा फीडबैक नेटवर्क को, फीडबैक नेटवर्क ने अब यहाँ पे दो काम करने हैं। एक तो इसको फेस इन्वर्जन 180 डिग्री फेस इन्वर्ट करेगा ताकि टोटल लूप में जो फेस डिफरेंस है वो 0 डिग्री हो, प्लस इसको अटेन्यूएट भी करेगा। इस जो आउटपुट यहाँ से आउटपुट इसको फीडबैक हो रही है, यहाँ भी आप देखें ये सिग्नल जो है रिलेटिवली स्मॉल है एज कम्पेयर टू दिस सिग्नल। तो फीडबैक सर्किट के यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो इस सिग्नल को रिड्यूस करेगा और दूसरा इसको फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा 180 डिग्री, ताकि ओवरऑल लूप के अंदर जो फेज शिफ्ट है वो 0 डिग्री रहे पॉजिटिव फीडबैक के लिए। और लेकिन अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो फिर ये जो फीडबैक सर्किट है ये सिर्फ सिग्नल को रिड्यूस करेगा और फेस इन्वर्जन प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सिग्नल है वो इन फेस है टू दी इनपुट। तो लास्ट टाइम हमने जो RC फेज शिफ्ट सर्किट डिज़ाइन किया था वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से डिज़ाइन किया था। तो आज जो हम वीन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट डिज़ाइन करेंगे वो यूजिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ करेंगे। तो उसमें हमारा जो फीडबैक सर्किट होगा
वो सिर्फ सिग्नल को रिड्यूस करेगा, अटेन्यूएशन प्रोवाइड करेगा, फेस रिवर्सल प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि फेस ये हमारा जो एम्पलीफायर है ये इन्वर्ट नहीं कर रहा सिग्नल को, तो लिहाजा जो फेस है वो ऑलरेडी जो है वो इन फेस होगा हमारे इनपुट के। तो ऑसिलेटर का वर्किंग प्रिंसिपल एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि दो बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑसिलेटर की। अगर आउटपुट के ऊपर ऑसिलेटर की जो आउटपुट है उसको अगर हमने सस्टेन रखना है तो ये दो रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करना होगी। तो इस वीन ब्रिज ऑसिलेटर के लिए भी वही दो रिक्वायरमेंट है जो कि हमने फुलफिल करनी है। तो पहली क्या है, द लूप फेस शिफ्ट मस्ट बी 0 डिग्री और 360 डिग्री, कि लूप का जो फेस शिफ्ट है, ओवरऑल फेस शिफ्ट थ्रू आउट द लूप दैट शुड बी इक्वल टू 0। अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो फीडबैक अगेन उसको इन्वर्ट करके 0 डिग्री पे ले आएगा, और अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो फिर फीडबैक सर्किट जो है वो उसको इन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही इन फेस होगा। तो फीडबैक सर्किट सिर्फ उस वक्त रिडक्शन सिग्नल जो है वो रिडक्शन प्रोवाइड करेगा, फेस इन्वर्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो एक कंडीशन तो ये है कि जो लूप है क्लोज लूप, इसके अंदर जो फेस है ओवरऑल द लूप वो फेस शिफ्ट 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, द लूप गेन मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर दैन यूनिटी, लूप का जो गेन है ए वी एम्पलीफायर का गेन और फीडबैक सर्किट का गेन जो है बीटा। इस डायग्राम अगर आप देखें ए बी इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल जो गेन है दैट शुड बी इक्वल टू 1 और स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो ये दो कंडीशन इस ऑसिलेटर के लिए भी वही वर्क करेंगी जो कि हमने प्रीवियस ऑसिलेटर के लिए डिस्कस की थी। प्रीवियस सर्किट में आरसी फेस शिफ्ट जो सर्किट था उसमें हमने जब फीडबैक नेटवर्क डिज़ाइन किया था तो उसमें हमने 3 आरसी सेक्शन यूज़ किए थे। या तो हमने 3 लीड सर्किट यूज़ किए थे या 3 लैग सर्किट यूज़ किए थे, लेकिन वो तीनों सर्किट जो है वो सिमिलर थे। या तो हम तीनों लीड सर्किट यूज़ कर रहे थे या तीनों लैग सर्किट यूज़ कर रहे थे फीडबैक नेटवर्क में। लेकिन वीन ब्रिज ऑसिलेटर जो आज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं इसके अंदर हम लीड लैग सर्किट जो है वो यूज़ करेंगे। दोनों लीड नेटवर्क भी यूज़ करेंगे और लैग नेटवर्क भी यूज़ करेंगे, दोनों नेटवर्क हम साइमल्टेनियसली यूज़ करेंगे। तो लीड नेटवर्क क्या है, ये जो कैपेसिटर और रेजिस्टर की कम्बिनेशन है। अगर हम रेजिस्टर के क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं तो दिस नेटवर्क इज नोन एज लीड नेटवर्क। लीड नेटवर्क का मतलब ये है कि इसके आउटपुट वोल्टेजेस जो होते हैं वो लीड कर रहे होते हैं इनपुट को, इनपुट के जो फेस है उसको ये लीड कर रहे होते हैं। तो इसको अगर हम फेजर डायग्राम में देखें तो ये बी में ये फेजर डायग्राम है इस सर्किट की, ये इनपुट वोल्टेजेस हैं। तो आउटपुट वोल्टेजेस जो है वो फाई एंगल, ये जो एंगल है इस एंगल से ये लीड कर रहे हैं। ये एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। इस सिग्नल की अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो ये जो एंगल है ये एंगल चेंज होता जाएगा। तो ये एंगल मैक्सिमम हम चेंज कर सकते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री। यहाँ तक हमने देखा था लास्ट टाइम में भी कि मैक्सिमम हम ये 90 डिग्री अचीव कर सकते हैं एक सेक्शन से। तो ये जो सर्किट है यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये लैग नेटवर्क है। लैग नेटवर्क में हम कैपेसिटर के क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं। लैग मीन के आउटपुट जो वोल्टेजेस हैं वो इन टर्म्स ऑफ फेस जो है वो लैग कर रहे होते हैं इनपुट वोल्टेजेस को। इसकी जो वेक्टर डायग्राम है तो वो यहाँ पे आप देखें, अगर ये वी इन है तो ये वी आउट है। वी आउट जो है वो लैग कर रही है बाई दिस फेस एंगल, ये जो यहाँ पे एंगल नज़र आ रहा है। तो ये जो फेस एंगल है ये अगेन इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज कर दें तो ये फेस एंगल जो है वो आउटपुट का ये चेंज होता जाएगा। इस लीड लैग सर्किट को यूज़ करके हम आज की जो हमारा वीन ब्रिज ऑसिलेटर उसका जो फीडबैक नेटवर्क है वो हम डिज़ाइन करेंगे यूजिंग दीज 2 नेटवर्क्स। उन दोनों लैग नेटवर्क और लीड नेटवर्क को अगर हम कंबाइन करें तो हम ये सर्किट जो है वो इस तरह का हम बना सकते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पे इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास लैग नेटवर्क है और ये हमारे पास लीड नेटवर्क, और ये वी आउट हम यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, इस सर्किट से आउटपुट ले रहे हैं। इसी सर्किट को हम यहाँ पे यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज में जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर, इसको अगर हम यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये
ये रेजिस्टर और कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है और यहाँ से सेंटर से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो ये वही लीड नेटवर्क है हमारे पास। दोनों को हमने कंबाइन करके फीडबैक नेटवर्क बनाना है। वो आगे देखेंगे कि आज के जो हमारा ऑसिलेटर है वीन ब्रिज ऑसिलेटर, उसमें हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ लीड लैग नेटवर्क, इसका ऑपरेशन हम डिटेल में जरा देखते हैं। कि वी इन है, वी इन हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो इनिशियली अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी अगर हमारी 0 है इस सिग्नल की, डीसी से हमने स्टार्ट किया है और स्लोली हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो इनिशियली अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे होंगे तो ये सर्किट जो है ये कैपेसिटर जो है ये आउटपुट ब्लॉक कर लेगा डीसी के लिए, बिकॉज कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक करता है, तो ये डीसी को आगे नहीं जाने देगा, तो आउटपुट हमारी 0 होगी। यहाँ पे अगर ये ग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पे आउटपुट 0 है। तो आस्ता आस्ता जो हम इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी है, तो जैसे इनपुट फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो इसकी एक्सी कम होना शुरू हो जाएगी। एक्सी इसकी कम होना शुरू हो जाएगी तो सिग्नल आउटपुट के ऊपर हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सिग्नल बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे जब ये मैक्सिमम सिग्नल पहुँच जाएगा एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, दैट इज नोन एज एफआर। उसके बाद अगर हम फर्दर आउटपुट को इनपुट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो सिग्नल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम मज़ीद बढ़ाएंगे तो ये जो C2 कैपेसिटर है इसकी XC कम होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज XC इज इक्वल टू 1/2πfc। तो अगर फ्रीक्वेंसी सिग्नल की बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे तो ये कैपेसिटर एक्ट करना शुरू करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट एक्ट करना शुरू करेगा। जो इसकी XC कम होना शुरू हो जाएगी तो आउटपुट हमारी फिर फर्दर कम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटपुट फिर फर्दर हमारी कम होना शुरू हो रही है। तो इस सर्किट की आउटपुट जो है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट ऑफ द सिग्नल। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है हमारे पास, और आउटपुट जो है हमें एम्पलीट्यूड जो है वो इसका क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये दोनों ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों आपस में सीरीज में आ रहे हैं। यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, तो ये इसकी जो आउटपुट यहाँ पे हमें मिलेगी एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो हमें मिलेगी 1/3 ऑफ द इनपुट सिग्नल। प्रीवियस केस में हमने देखा था जब हमने आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हमने डिज़ाइन किया था, तो उसमें हमने देखा था फीडबैक नेटवर्क जो है उसका बीटा जो था वो था 1/29। मीन उसका जो सिग्नल हम वो जो नेटवर्क हमें सिग्नल प्रोवाइड करता था वो डिवाइड कर देता था इनपुट को 29 से। लेकिन ये वाला जो सर्किट है इसको हम यहाँ पे देखें तो ये इसकी जो आउटपुट होगी वो 1/3 होगी ऑफ दी इनपुट। तो ये सिग्नल जो है 3 टाइम्स कम होगा इनपुट से। फेज के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा आउटपुट के ऊपर, अब यहाँ पे देखें तो इनिशियली फेज जो है वो 90 डिग्री जो है वो हमारा आउटपुट सिग्नल जो है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। जो फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करते जाएंगे तो फेज कम होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है हमारा फेज जब आउटपुट हमारी मैक्सिमम होगी तो फेज जो है वो 0 होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं फेज जो है वो 0 है। उसके बाद फिर जब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे इनपुट सिग्नल की तो आउटपुट के ऊपर जो है वो एक तो एम्पलीट्यूड भी कम होना शुरू हो जाएगा सिग्नल का, और दूसरा फेज जो है वो फिर अगेन उसमें फेज शिफ्ट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे ये लीड कर रहा है सिग्नल और यहाँ पे ये सिग्नल लैग कर रहा होगा। इनिशियली ये सिग्नल लीड करेगा और एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास आउटपुट जो है वो इनपुट के इन फेज होगी, और उसके बाद अगर हम फिर फर्दर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फिर जो आउटपुट होगी वो लैग करना शुरू कर देगी इनपुट को। तो ये यहाँ पे सी में आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एक वेक्टर डायग्राम है। वी इन है, वी आउट जो है डेट इज डिपेंडेंट ऑन दी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डिपेंडेंट है, और फेज भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो हमारा वेक्टर है ये मूव कर सकता है 360 डिग्री, ये 180 डिग्री, यहाँ पे आप देखें 90 डिग्री प्लस और 90 डिग्री माइनस की तरफ। तो ये इसमें ये मूव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास जो फेज चेंज है ये 180 डिग्री प्लस 92 माइनस 90। तो यहाँ से भी आपको देख सकते हैं कि इसके प्लस 90 और माइनस 90 की तरफ जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे तो ये वेक्टर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि इस सर्किट को अगर आप जो इनपुट अप्लाई करेंगे
वो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आउटपुट हमारे पास मैक्सिमम आएगी, और वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और वो मैक्सिमम आउटपुट कितनी होगी, 1/3 ऑफ द इनपुट, और फेस एंगल जो है उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास क्या होगा, 0 डिग्री। अब हम उसी सर्किट को इक्वेशन जो है वो ड्राइव करते हैं कि वो हमने कहा था कि इसका आउटपुट जो है वो 1/3 ऑफ द इनपुट होगी, तो वो कैसे हमें 1/3 मिलती है, इसकी डेरिवेशन है यहाँ पे। वो ये वो हमारा सर्किट है आरसी लीड लैग नेटवर्क, ये सीरीज आरसी है, और ये नीचे जो है ये पैरेलल आरसी है। इसको अगर हम आप देखें तो ये दो सर्किट हमारे पास बन रहे हैं। इसको हमने कहा हुआ ZS, और ये नीचे वाले को हमने कहा है ZP। तो ये इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, दो हमारे पास इम्पीडेंसेस हैं सीरीज में, एक ये इम्पीडेंस है और ये एक इम्पीडेंस है, और सेंटर से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो इनको हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास दो इम्पीडेंसेस हैं दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, और ये नीचे ग्राउंड है। यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये ग्राउंड है, और यहाँ पे हम सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, सेंटर से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो ये हमारे पास दो इम्पीडेंसेस बन रही हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। अगर दो इम्पीडेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करें तो VO इज इक्वल टू ZP, जो कि यहाँ पे है क्योंकि हम इसके क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं। VO ZP डिवाइडेड बाई ZP प्लस ZS टोटल इम्पीडेंस, जैसे हम लिखते हैं R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VI इनपुट। तो यहाँ पे हम ये वोल्टेज डिवाइडर रूल यहाँ पे ये लगा सकते हैं। तो ZS इसमें क्या है, ZS हमें पता है, ZS इज फर्दर कम्बिनेशन ऑफ दीज टू इम्पीडेंसेस। ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है R1, और इसकी जो XC है ये आपस में सीरीज में। तो ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटिव की जो इम्पीडेंस है वो माइनस होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं R माइनस JX, और इसी तरह ZP जो है वो किसके इक्वल है, ZP इन दोनों को, ये दोनों पैरेलल में है। जब दो रेजिस्टेंसेज या दो इम्पीडेंसेज पैरेलल हो तो उनको हम लिख सकते हैं, अगर ये जो दोनों रेजिस्टेंसेज होती हैं तो हम लिख सकते थे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो अब हमारे पास ये दो इम्पीडेंसेज हैं, एक है R1 और एक माइनस JX, क्योंकि ये भी कैपेसिटर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टॉप पे इम्पीडेंस 1 और इम्पीडेंस 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगी, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। तो ये डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, R माइनस JX। तो ये हमारे पास ZS इम्पीडेंस है, और ये ZP इम्पीडेंस है। ये दोनों इम्पीडेंस हमने फाइंड आउट कर ली। अब इन दोनों को पुट करें इस फार्मूलाज के अंदर, VO के अंदर, तो वो विल हैव VI हम इधर ले जाएं क्योंकि हमने ट्रांसफर फंक्शन इसका फाइंड आउट करना है। तो VO ओवर VI इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं ZP की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली हुई है, ये है, इसको यहाँ पे पुट कर दें, और नीचे ZP प्लस ZS। तो ZS जो है हमारे पास R माइनस JX प्लस ZP, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। और इसको अगर एलसीएम लें, R माइनस JX एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम तो ये वाली टर्म स्क्वायर में चली जाएगी, ये R माइनस JX, ये R माइनस JX आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये टर्म बचेगी R माइनस JX, R इंटू माइनस JX डिवाइड बाई R माइनस JX होल स्क्वायर माइनस JRX। अब इस ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें J से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये टॉप के ऊपर J स्क्वायर, तो J स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो ये पहले भी माइनस है, तो ये 1 आ जाएगा, तो ऊपर हमारे पास J खत्म हो जाएगा। इसको हम देख सकते हैं RX डिवाइडेड बाई, इसके साथ हमने J मल्टीप्लाई कर लिया, J R माइनस JX स्क्वायर प्लस J इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये J कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे फिर RX आ जाएगा। अब इसी एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे ये जो फार्मूला है इसको ओपन कर दें, RX प्लस J, ये वाला J यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे जो है वो ये फार्मूला ओपन कर देंगे, R स्क्वायर माइनस J 2RX माइनस X स्क्वायर, या इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। इसको फर्दर अगर आप देखें J से मल्टीप्लाई करें, RX और RX JR स्क्वायर माइनस, जब J से मल्टीप्लाई होगा तो ये J खत्म हो जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 2RX माइनस JX स्क्वायर, 2RX प्लस RX, ये यहाँ पे 3RX आ जाएगा। तो हमारे पास ये फाइनल टर्म आ जाएगी।
आर एक्स ओवर 3 आर एक्स प्लस जे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर जीरो फेस एंगल देयर कैन बी नो जे टर्म। हमें पता है कि अगर हमने फेस एंगल जो है वो ज़ीरो क्रिएट करना है थ्रू आउट द लूप, तो जे टर्म को अगर हम ज़ीरो कर दें तो हमारे पास जो फेस एंगल आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों प्रीवियस ENA वगैरह की लेक्चर में कोर्सेज में हम पढ़ चुके हैं कि जिस टर्म में जे आता है तो वहाँ पे फेस एंगल होता है। अगर जे ज़ीरो है तो फेस एंगल ज़ीरो होगा। तो ये जे हमारे पास कैसे ज़ीरो हो सकता है कि अगर हम ये टर्म आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो कर दें। तो ये टर्म अगर आप ज़ीरो कर दें तो जे आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो वी आउट ओवर वी इन, इसको हम लिख सकते हैं आर एक्स 3x ओवर 3, और ये आर एक्स कैंसिल हो जाएंगे 1 ओवर 3। तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसको हम ज़ीरो लिख रहे हैं तो इट मीन्स आर इज इक्वल टू एक्स। उस वक्त क्या होगा, यहाँ पे इस तरफ अगर आप आ जाए राइट साइड की तरफ, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने लिखा, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आर इज इक्वल टू एक्स। जब आर इज इक्वल टू एक्स होगा तो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब ये रेजिस्टेंस और इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होगी तो उस वक्त हमारे पास जो है वी आउट और वी इन की जो रेशियो है वो 1/3 होगी। और उस वक्त हमारे पास जब r इज इक्वल टू एक्स है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी की रिलेशनशिप क्या होगा, r इज इक्वल टू एक्स, वी नो x इज इक्वल टू 1/2 पाई fc। तो जब r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 पाई fc, इसमें से f को जब हम साइड पे ले करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 1/2 पाई rc। तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास जो फार्मूला बनेगा इस सर्किट के लिए वो है एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई RC, और जो फीडबैक फैक्टर है जो यहाँ पे आउटपुट हमें मिल रही है वो 1/3 ऑफ दी VN। तो इसमें ये भी एक ध्यान रखना है कि C1 इज इक्वल टू C2, R1 इज इक्वल टू R2। ये दोनों रेजिस्टर की वैल्यू भी इक्वल है और दोनों कैपेसिटर की वैल्यू भी इक्वल है। तो हमने देखा कि ये जो हमारा सर्किट है जो हम यूज़ करेंगे फीडबैक नेटवर्क में, तो इसका जो बीटा फैक्टर है वो है 1/3 और इसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो है 1/2 पाई RC। सो अभी हमने एक्सप्रेशन ड्राइव की है कि पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा जो फीडबैक सर्किट है लीड लैग नेटवर्क वो हमें आउटपुट जो प्रोवाइड करेगा वो होगा 1/3 ऑफ VN। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको अगर हम ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो जो फेस एंगल होगा हमारा, फेस एंगल होगा 0 डिग्री, क्योंकि जे टर्म हमारी 0 होगी तो फेस जो है हमारा वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या होगा 0 होगा। उससे पहले ये फेस 90 डिग्री पॉजिटिव है और उसके बाद 90 डिग्री नेगेटिव की तरफ ये शिफ्ट कर जाएगा। तो ये ओवरऑल ग्राफिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑपरेशन ऑफ दी लीड लैग नेटवर्क। अब हम देखते हैं कि हमने सर्किट कैसे डिज़ाइन करना है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकल सर्किट में हमने कहा एक एम्पलीफायर होगा हमारे पास, ये जो ओवल सर्कल में आप देख रहे हैं ये हमारे पास एम्पलीफायर है, ये है RF और ये है RI ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और ये फीडबैक नेटवर्क है। वही लीड लैग नेटवर्क को हमने यहाँ पे ये लगा दिए हुए है, ये R और C सीरीज़ में और ये R और C पैरेलल में, जहाँ से आउटपुट जो है इसका ये सिग्नल यहाँ इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये इस सर्किट की इनपुट बन रही है, इसकी जो आउटपुट है यहाँ पे ये इनपुट अप्लाई आप कर रहे हैं, और इसके ये सेंटर से हम ये जो VO हमने फाइंड आउट किए थे लीड लैग नेटवर्क के, यहाँ से सेंटर से हम इसकी ये इनपुट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसकी पॉजिटिव पिन के ऊपर। तो ये हमारी VN है, ये ग्राउंड पॉइंट है कॉमन पॉइंट, और ये हमारा VN है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में हमने यूज़ किया हुआ है ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो ये एम्पलीफायर पोर्शन है और ये फीडबैक नेटवर्क पोर्शन है। फीडबैक नेटवर्क अभी हमने पढ़ा है कि ये फीडबैक नेटवर्क हमें जो बीटा फैक्टर प्रोवाइड करता है वो होता है 1/3। तो 1/3 अगर ये है तो इसका गेन कितना होना चाहिए एम्पलीफायर का, कि हमने कंडीशन फुलफिल करनी है कि ए गेन बाय दिस एम्पलीफायर मल्टीप्लाइड बाय बीटा ए बी शुड बी इक्वल टू 1। तो ये कब 1 होंगे, जब अगर ए हमारे पास 3 होगा। तो
गेन जो है इस एम्पलीफायर का 3 होना चाहिए, क्योंकि बीटा हमारे पास 1/3 है। तो ये जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो अब हम इस रजिस्टर की वैल्यू हमने कैसे एडजस्ट करनी है टू गेट गेन 3, क्योंकि हमने नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें इनपुट जो है वो पॉजिटिव के ऊपर जा रही है, नॉन इन्वर्टिंग। तो नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में ये अप्लाई हम कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है 1 + R2/R1। तो हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को 3 के इक्वल करना है। तो 1 हमारे पास है, तो R2 हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दी R1। अगर ये R1 10K है तो ये हमारे पास R2 कितना होगा 20K, 10K और 20K। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आंसर, तो 2 + 1 3। तो हमारे पास ये जो गेन है इस एम्पलीफायर के, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, ये 3 होना चाहिए। तो तब हमारे पास जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली कंडीशन जो है ऑसिलेटर की, वो ए बी लूप का जो गेन है, ओवरऑल गेन वो यूनिटी होना चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये एम्पलीफायर है, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये फेस रिवर्सल नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो लिहाजा ये जो हमारा सर्किट है ये भी इसका भी एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने देखा था अभी, इसका फेस शिफ्ट 0 होगा। ये भी फेस रिवर्सल प्रोवाइड नहीं करेगा। एट पार्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसका जो फेस एंगल है वो 0 है, और इसका जो अटेन्यूएशन फैक्टर है वो 1/3 है। तो ये जो भी हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़े हैं, इनको अप्लाई करके हम ये ऑसिलेटर अपना डिज़ाइन करेंगे। तो एक प्रैक्टिकल सर्किट हमारे पास इस तरह का हो सकता है। ये एम्पलीफायर है और ये फीडबैक नेटवर्क है। इन रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो सेम होगी। ये रजिस्टर जो है और ये रजिस्टर, इसकी वैल्यू दोनों सेम होंगे। ये C और ये C दोनों सेम होंगे। और ये RF और ये जो RL है या RI इसको आप कह लें, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू हमने एडजस्ट करनी होगी, ताकि हमारे पास ये जो गेन है वो 3 होना चाहिए या स्लाइटली ग्रेटर दैन 3। तो ये एक कंप्लीट प्रैक्टिकल सर्किट है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना होगा। जो लैब मैनुअल है उसमें सर्किट गिवन है, उसमें वैल्यूज़ भी कंपोनेंट की गिवन है, उनको देख के आपने सर्किट को सिमुलेट करना होगा प्रोटियस के ऊपर। ये एक और सर्किट है, ये भी वो प्रीवियस सर्किट की तरह का सर्किट है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ये मॉडिफिकेशन है। ये स्टेबलाइजेशन नेटवर्क, इसको हम एम्पलीट्यूड स्टेबलाइजेशन नेटवर्क कहते हैं, या वेरिएबल एम्पलीट्यूड नेटवर्क। जो अभी अगर हम ये सर्किट यूज़ कर लें, यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे कोई कनेक्शन हमने नहीं बनाया हुआ, तो हम ये सर्किट भी यूज़ कर सकते हैं इंडिपेंडेंट। ये फीडबैक नेटवर्क है और ये एम्पलीफायर, ये दोनों रजिस्टर की वैल्यू हम एडजस्ट करेंगे। समटाइम्स ऐसे होता है कि आउटपुट जो है वो सैचुरेशन या कट ऑफ की तरफ जाती है, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो डिस्टॉर्टेड हमें मिलती है। तो अगर हमने आउटपुट लिमिट करनी हो, जैसे हमने RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जब हमने डिज़ाइन किया था, तो उसमें भी हमने लिमिटिंग नेटवर्क यूज़ किया था। सेम वे इसमें भी हम ये लिमिटिंग नेटवर्क यूज़ करेंगे, ताकि आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है उसको हम लिमिट कर सकें। तो ये 2 डायोड आपने ये लगानी है पैरेलल में, अपोजिट पोलैरिटी में, और इस E को कनेक्ट कर देंगे C के साथ और D को कनेक्ट कर देंगे B के साथ। तो ये इस रजिस्टर के पैरेलल आ जाएगा ये नेटवर्क। तो जब इनिशियली ये सिग्नल हमारे पास ऑसिलेशन बिल्डअप हो रही होंगी, तो इनिशियली से सिग्नल बहुत लो लेवल पे होगा, तो ये डायोड्स ओपन होंगी, तो ये पूरा नेटवर्क ही ओपन होगा, तो सर्किट में ये रजिस्टर आ रहा होगा। उसके बाद जब ऑसिलेशंस बढ़ेंगी तो ये दोनों डायोड जो है वो इन सर्किट में आ जाएंगी। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी पॉजिटिव के लिए। अगर पॉजिटिव साइकिल है तो पॉजिटिव के लिए ये शॉर्ट सर्किट होगी, ये सर्किट, और नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए ये शॉर्ट सर्किट होगी। तो क्योंकि हमारे पास आउटपुट साइन वेव है, तो इसमें पॉजिटिव पोर्शन भी है और नेगेटिव पोर्शन भी है, तो इसलिए हमने ये 2 डायोड्स यूज़ की हुई हैं, ताकि पॉजिटिव के लिए एक जो है वो कंडक्ट करे और नेगेटिव के लिए दूसरी कंडक्ट करे। उसके बाद यहाँ पे ये रजिस्टर है, ये सर्किट में आ जाएगा। अब ये रजिस्टर को वेरी करके आप आउटपुट का एम्पलीट्यूड है वो आप वेरी कर सकते हैं। इस रजिस्टर का यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर है, इसको आप वेरी करें। जैसे हम फंक्शन जनरेटर के ऊपर आउटपुट जो है, जब फंक्शन जनरेटर का आउटपुट लेते हैं, तो उसका अगर एम्पलीट्यूड हमने वेरी करना हो तो उसके एक नाब को हम वेरी करते हैं, आउटपुट जो है हम उसका एम्पलीट्यूड वेरी कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो पोटेंशियोमीटर है, इसको अगर आप वेरी करें तो आप यहाँ पे आउटपुट का जो एम्पलीट्यूड है वो आप वेरी कर सकेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लैब। Hope you would have a better understanding about the oscillator circuit. Okay, thank you.